खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और ये बड़ी खबर गोंडा से सामने आ रही है। कल गोंडा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और करोड़ों की सौगात ये देंगे। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। मेडिकल कॉलेज और ओवरब्रिज का लोकार्पण भी करेंगे। तामसन ग्राउंड में जनता को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है और सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। तो कल का ये दौरा गोंडा का रहेगा मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और कल गोंडा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनाव की नजदीक आते ही तारीखों के साथ ही मुजफ्फरनगर आरएलडी और बीजेपी संयुक्त बैठक आयोजित की गई है और जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर यह मंथन हुआ, साथ ही गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। लोकदल में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की संयुक्त बैठक मुजफ्फरनगर में हुई है। अब बाकी बातें बहुत सारी में यही सब कहना है। अब गठबंधन की बारी है और दोनों सीट हमारी है। भारत माता की जय। देखिए, संयुक्त बैठक बिजनौर लोकसभा जैसे कि आपकी जानकारी में 3 जनपदों में फैला हुआ है। ये लोकसभा सीट है और जनपद बिजनौर में भी इस बैठक का आयोजन हो चुका। जनपद मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा में संयुक्त बैठक हो चुकी। उसी क्रम में आज जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर बिजनौर लोकसभा की 2 विधानसभा तुर्काजी और मीरापुर और मुजफ्फरनगर लोकसभा की आपकी 4 विधानसभाओं का संयुक्त कार्यकर्ता एक सम्मेलन और बैठक हुई, जहां संकल्प लिया गया राष्ट्रीय लोकदल पदाधिकारी और कार्यकर्ता आगे रह के आदरणीय संजीव बालियान जी का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। ये एनडीए की बैठक थी जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के और भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित और जिम्मेदार कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। एक समन्वय बैठक थी क्योंकि अभी तक हम लोग जो है विपक्ष में थे, अब हम लोग एनडीए का परिवार है। आदरणीय जयंत चौधरी जी एनडीए में शामिल हुए हैं, तो दोनों के कार्यकर्ताओं में एक परिचय बैठक एक तरह से थी क्योंकि चुनाव एकदम हमारे सर पे खड़ा है। 2 दिन में नोटिफिकेशन होने वाला है और दोनों हमारे प्रत्याशी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है उसकी मुजफ्फरनगर लोकसभा और बिजनौर लोकसभा की सभी पदाधिकारी महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं नेताओं की आज बैठक की। आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ है, परिचय हुआ है और एक संकल्प लिया है कि दोनों लोकसभा में भारी बहुमत से जिता के तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की ज्यादा जिम्मेदारी मुजफ्फरनगर लोकसभा रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा जो आज की सभा के अध्यक्ष राज्यपाल बालियान और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ज्यादा जिम्मेदारी बिजनौर लोकसभा की रहेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। बीजेपी जमीनी स्तर पर वोटर को साधने की कोशिश में जुटी है और इसी कड़ी में योगी सरकार में प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला आज रायबरेली पहुंची, जहां पर उन्होंने विशाल आशा वर्कर सम्मेलन में शिरकत की है। आशा वर्कर से बातचीत करनी थी और हम अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने आशा वर्कर के लिए आयुष्मान कार्ड का जो ऐलान किया गया था, तो उसमें ये देखने आए थे सारे आशा वर्कर का आयुष्मान कार्ड बन जाए, अति शीघ्र बन जाए। और जो इस समय गर्मियों का सीजन आ रहा है, जो मानसिक रोगी अति बढ़ रहे हैं, उनको गांव-गांव में जाकर हमारे वर्कर सही समय पे काम करें, एक प्रेरणा देने के लिए, उन लोगों से वार्तालाप करने के लिए और यदि उनकी कोई पीड़ा है उसको सुनने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया था, जिससे कि हमारी बहनें पूरी तरह से सशक्त होकर अपने कामों को कर सके। क्योंकि नारी शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, हमारी नारी शक्तिशाली बने, स्वास्थ्य का लाभ ले। और इंदिरा गांधी के बाद अब राहुल गांधी और अब सोनिया गांधी ने अपना संसदीय क्षेत्र छोड़ दिया है। यह कहना है सूबे के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का। गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए दिनेश प्रताप ने यह दावा किया है। गांधी परिवार इररिलायबल पॉलिटिकल फैमिली है, जिसने जब अपना फायदा होते देखा नहीं तो अपने आप बुढ़िया बिस्तर बांध के चले गए। ऐसा इतिहास इनका है। अमेठी में ऐसे छोड़ा उन्होंने, रायबरेली ऐसे छोड़ा इन्होंने, इंदिरा गांधी ने रायबरेली को छोड़ा, राहुल गांधी ने छोड़ा, सोनिया गांधी ने छोड़ा। तो ये सब ऐसे ही लोग हैं, जब तक रायबरेली, अमेठी अथवा देश का कहीं भी इनको व्यक्तिगत परिवार को लाभ होता दिखेगा, तब तक ये देश के साथी हैं, परिवार के साथी हैं, मतदाता का साथी है। जब इनका भला होता नहीं दिखेगा तो ये पलायन करना ही इनके परिवार में लिखा है, यही हम लोगों ने देखा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल आज मिर्जापुर पहुंची है, जहां पर उन्होंने कृषक उत्पादन आउटलेट
एफपीओ का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस आउटलेट सेंटर के जरिए श्री अन्न उत्पाद, जैविक उत्पाद के प्रचार प्रसार का लाभ भी मिलेगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एनआरएलएम के संयुक्त प्रयास से हमने विकास भवन में कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए एक आउटलेट स्थापित किया है। इस आउटलेट की खास बात यह है कि हमारे जनपद के जो एफपीओज हैं, किसान उत्पादक संघ और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए जो भी उत्पाद हैं, जो जैविक उत्पाद भी हैं, जो श्री अन्न के उत्पाद भी हैं, जो तमाम उद्यान के उत्पाद भी हैं, उन सब की बिक्री इस आउटलेट के माध्यम से की जाएगी। तो हमारे एफपीओज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की आमदनी बढ़ाने को लेकर उनको प्रोत्साहित करने की दिशा में यह कदम है। माफिया मुख्तार अंसारी को फर्जी आर्म्स लाइसेंस केस में उम्र कैद की सजा यह सुनाई गई है। 36 साल पुराना यह केस है जिसमें वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2,02,000 का जुर्माना भी लगाया और इस दौरान मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह जमीन विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल अर्जियों पर सुनवाई हुई है। अब इस मामले में 20 मार्च को अगली सुनवाई होनी है, जहां पर मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष को अपनी दलीलें पेश करने का मौका भी मिलेगा। 18 वादों में मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा है। 3 वादों में क्योंकि 7/11 पर अभी तक आपत्ति दर्ज नहीं हुई थी, माननीय न्यायालय ने उनका अंतिम अवसर देते हुए 2 दिन का समय दिया है और अगली डेट तक उससे पहले वो दाखिल करने के लिए निर्देश दिया है और अगली डेट पर वो सुनवाई होगी और हम लोग हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेंगे, जोरी दाल से रखेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारी है और आज से 1947 से पहले भी हमारे और आज भी हमारी है। आनंदन धाम पीठ वृंदावन के पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज का बड़ा बयान यह सामने आया है। रितेश्वर महाराज ने यह दावा किया कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और धर्म की रक्षा करने वाले मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनेगी। और जो चीजें दिख रही है उससे स्पष्ट दिख रहा है कि सनातनी संस्कृति के रक्षक 370 को लोग करने वाले, सीए को लागू करने वाले और भव्य और दिव्य जो भारत की आत्मा है 500 वर्षों से स्टेट में रहे भगवान श्री राम को दिव्य भव्य मंदिर में विराजित करवाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, भारत की जनता उन्हें भूल नहीं सकती। उनके कर्मों के बल पर मुझे ऐसा विश्वास है कि यह सरकार पुनः वापस आएगी। रायबरेली में पिछले 24 साल से कांग्रेस का जादू लगातार चल रहा है। क्या यह मैजिक अब की बात भी बरकरार रहेगा या फिर इसमें कोई उलटफेर होगा? यह रिपोर्ट आप देखिए। रायबरेली में 24 साल से चल रहा गांधी परिवार का जादू। रायबरेली का गांधी परिवार से अटूट रिश्ता। इस बार भी चलेगा मैजिक या होगा उलटफेर? यूपी में रायबरेली का जिक्र आते ही नेहरू गांधी परिवार का अक्स दिमाग में कौन जाता है। ये वो सीट है जिससे नेहरू गांधी परिवार का बेहद खास रिश्ता रहा है। इसी सीट से राहुल गांधी के दादा यानी फिरोज गांधी 1952 और 1957 में 2 बार सांसद रहे। इसके बाद 1967 और 1971 में इंदिरा गांधी ने इस सीट पर जीत हासिल की। फिर 1980 और 1984 में नेहरू परिवार के अरुण नेहरू इस सीट से सांसद रहे। इसके बाद 2004 से लेकर अब तक सोनिया गांधी रायबरेली सीट से लगातार सांसद बनी हुई है। रायबरेली का गांधी परिवार से अटूट रिश्ता। रायबरेली कांग्रेस की वो लोकसभा सीट है जिसने कांग्रेस की हर दौर में इज्जत बचाई है। जब यूपी में तमाम सीटों पर कांग्रेस हार गई तब भी इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के पंजे से रायबरेली के लोगों को इतना लगाव रहा कि उसने जिसे भी उम्मीदवार बनाकर यहां भेजा उसे जीत दिला दी। रायबरेली लोकसभा सीट का इतिहास। 2019 सोनिया गांधी कांग्रेस, 2014 सोनिया गांधी कांग्रेस, 2009 सोनिया गांधी कांग्रेस, 2004 सोनिया गांधी कांग्रेस, 1999 सतीश शर्मा कांग्रेस। रायबरेली सीट पर केवल 3 बार हारी कांग्रेस।
इस सीट पर कांग्रेस आज तक केवल 3 बार ही हारी है। पहली बार उसे 1977 में करारी मात देखनी पड़ी। कांग्रेस को दूसरी बार 1996 और तीसरी बार 1998 के चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा। रायबरेली सीट केवल 3 बार हारी कांग्रेस को पहली बार 1977 में करारी मात देखनी पड़ी, जब राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था। ये चुनाव इमरजेंसी के दौर के बाद हो रहा था। देश की जनता में कांग्रेस के खिलाफ बड़ा गुस्सा था, जिसका नुकसान इंदिरा गांधी को हार के रूप में भुगतना पड़ा। दूसरी बार 1996 और तीसरी बार 1998 में चुनावों में हार हुई। बीजेपी के प्रत्याशी रहे अशोक सिंह ने 2 चुनावों में कांग्रेस को पटकनी दी। 3 हार के अलावा कांग्रेस आज तक इस सीट पर अजेय बनी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरा जोर लगा रही है। वहीं विपक्षी दल भी उलटफेर करने की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर क्या है सियासी समीकरण, ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। रायबरेली का सियासी समीकरण: एससी वर्ग वोटरों की संख्या 34%, ब्राह्मण वोटरों की संख्या 11%, ठाकुर वोटरों की संख्या 9%, यादव वोटरों की संख्या 7%, मुस्लिम वोटरों की संख्या 6%, अन्य वर्गों के वोटरों की संख्या 23%। सोनिया का इनकार, इस बार कौन लड़ेगा चुनाव? सोनिया गांधी ने अपनी बढ़ती उम्र और बीमारी की वजह से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी अपने इस अभेद्य दुर्ग से किसे मैदान में उतारती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के इस सीट पर चुनाव लड़ने की चर्चा है। देखना होगा कि यहां पर किन प्रत्याशियों में घमासान होता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।